हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ अवस्थी और आपका स्वागत करता हूं हमारे लॉ चैनल लॉ जुलिस में। हम लोगों ने लेक्चर 6 में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक क्राइम के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। मतलब एक क्राइम को जस्टिफाई करने के लिए कि वो क्राइम है या नहीं है, कितने एलिमेंट से, कितनी कसौटियों से उसे गुजरना पड़ेगा, हमने पढ़ा था। हमने ये जान पढ़ा था वहां पे। आपने अगर लेक्चर 6 नहीं देखा है तो आप पहले लेक्चर 6 देख लीजिए और उसके बाद ही आपको ये लेक्चर 7 ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेक्चर 6 में हमने पढ़ा था कि क्राइम के 4 एलिमेंट्स होते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, उस ह्यूमन बीइंग की एक एविल इंटेंट होनी चाहिए, मतलब मेंसरिया होना चाहिए, और उस मेंसरिया के फर्दरेंस में उसके द्वारा कोई एक्ट किया जाना चाहिए, मतलब एक्टस रिवर्स। और उसके बाद उस एक्ट द्वारा किसी अदर पर्सन को इंजरी होनी चाहिए, बॉडली इंजरी, प्रॉपर्टी इंजरी, एनीथिंग। उसके बाद हम आगे समझते हैं कि क्या ये 4 चीजें होंगी तभी क्राइम कहलाएगा। भाई, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम जब हमने पढ़ा था तो हमने ये बात कही थी ये 4 चीजों का होना जरूरी है। लेकिन हमारे क्रिमिनल लॉ में ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जिनमें ये चारों एलिमेंट्स नहीं होते हैं, तब भी एक पर्सन को लायबल ठहराया जाता है, उसके एक्ट को क्राइम कहा जाता है, मतलब उस लायबल होता है फॉर दैट क्राइम, फॉर दैट ऑफेंस। तो हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। तो अगर इन चारों एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में से कोई एक नहीं भी है तब भी एक पर्सन लायबल ठहराया जाता है। तो वो अभी हम आज पढ़ने, हम समझते हैं कि कितने टाइप की वो लायबिलिटीज होती हैं जिसमें चारों एलिमेंट्स नहीं हैं, तब भी वो ऑफेंस के लिए वो पर्सन लायबल ठहराया जाएगा। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर एक चार्ट टाइप प्रिपेयर रखा है और इस चार्ट से मैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और क्रिमिनल लायबिलिटीज को रिलेट करने की कोशिश करूंगा, जिससे हमें क्रिमिनल लायबिलिटीज ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके, मतलब एक उसका डिटेल्ड वर्जन हमें थोड़ा सा समझ में आ सके। तो अब मैं सबसे पहला देखता हूँ। हम यहाँ पर मैंने ABCDE 5 क्रिमिनल लायबिलिटीज के बारे में लिख रखा है। हम सबसे पहले 5वें से शुरुआत करते हैं। अगर सपोज मान लीजिए एक पर्सन है, उसका एविल इंटेंट भी है, उसके द्वारा एक्ट भी किया गया, लेकिन उस एक्ट के बाद कोई इंजरी ही नहीं हुई। मतलब एक आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, उसका एविल इंटेंट भी था, एक्ट हुआ, इंजरी नहीं हुई। तो इंजरी, इफ नो, अगर इंजरी नहीं है तब भी वो पर्सन अगर लायबल ठहराया जाता है तो वो होगी हमारी इनकोहेट लायबिलिटी। जैसे एबेटमेंट हुआ, एक्ट भी हुआ, एबेटमेंट हुआ और कोई इंजरी नहीं होती है, तो वो इनकोहेट लायबिलिटी कहलाएगी। वो पर्सन जो है जिसने एबेटमेंट किया वो इनकोहेट लायबिलिटी के तहत वो लायबल ठहराया जाएगा। या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर ली लेकिन कोई इंजरी नहीं हुई। या फिर क्रिमिनल अटेम्प्ट, हम अपना लास्ट चैप्टर 23 को देखते हैं, अटेम्प्ट्स टू क्राइम। पूरा चैप्टर बेसिकली रिलेट करता है इनकोहेट लायबिलिटी के साथ। मतलब एक पर्सन है, उसका एविल इंटेंट है, उसने एक्ट किया और इंजरी नहीं हुई, तो वो इनकोहेट लायबिलिटी के द्वारा लायबल ठहराया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अपना सेकेंड लास्ट, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। अब सपोज मान लीजिए एक पर्सन है, उसका एक एविल इंटेंट भी है और कोई एक्ट होता है, अभी हम बात करेंगे, कोई एक्ट होता है और उस एक्ट से इंजरी होती है। मतलब पर्सन है, उस पर्सन का एविल इंटेंट है, हुआ है, लेकिन वो एक्ट उसके द्वारा नहीं किया गया, उसने वो एक्ट किसी और के द्वारा करवाया, थ्रू अदर। मतलब एक्ट इज नॉट डन बाय हिम बट इट इज डन बाय someone other, and
that someone other is directed by him। तो उस तरह अगर वो इंसान, तो वो इंसान क्या कहलाएगा, वो लायबल ठहराएगा और वो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी द्वारा लायबल होगा। सपोज मान लीजिए एक पर्सन है ए, उसकी एविल इंटेंट भी है, उसने उस एविल इंटेंट होते हुए क्या किया, एक बी पर्सन को कहा कि भाई तुम जाकर कोई एक्ट कर दो। तो एक्ट तो बी द्वारा किया गया, एविल इंटेंट ए का भी था, तो ए क्या लायबल ठहराएगा उस एक्ट द्वारा जो इंजरी हुई है उसके लिए? यस, ए भी लायबल होगा और उसकी लायबिलिटी किस टाइप की होगी? कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी टाइप की होगी। मतलब वो था ह्यूमन बीइंग, उसका एविल इंटेंट था, इंजरी हुई बाय एन एक्ट और वो एक्ट उसके द्वारा ना किया जाकर किसी दूसरे द्वारा किया गया है, तो वो हो जाती है हमारी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। अब वो पर्सन, जैसे हम मान लेते हैं एबेटमेंट करने वाले की क्रिमिनल लायबिलिटी, एबेटर्स क्रिमिनल लायबिलिटी इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। इसने इसको एबेट किया था, एबेटमेंट किया था कि तुम जाकर कोई एक्ट करो जिससे किसी को इंजरी हो जाए, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। अभी हम और समझते हैं, एक ह्यूमन बीइंग है, उसके द्वारा कोई एक्ट होता है और एक्ट से इंजरी भी हो जाती है, लेकिन उसका मेंस रिया ही नहीं था। मैंने बीच वाला पार्ट देखिए, इफ नो, मेंस रिया ही नहीं है, ह्यूमन बीइंग है, एक्ट हुआ है, इंजरी हुई है, लेकिन उसका एविल इंटेंट ही नहीं है, अगर वो तब भी लायबल ठहराया जाता है उस ऑफेंस द्वारा। सर्टेन ऑफेंसेस हैं जैसे बाइगैमी, जैसे पब्लिक न्यूसेंस, इन दोनों ऑफेंसेस को हम समझे तो वो पर्सन एक्ट तो कर रहा है और एक्ट द्वारा इंजरी भी हो रही है किसी को, लेकिन वो उस एक्ट द्वारा कोई एविल इंटेंट से कोई वो एक्ट नहीं कर रहा था जिससे किसी को हो जाए, किसी को इंजरी हो जाए। तो उस तरह अगर वो लायबल ठहराया जाता है तो वो लायबिलिटी कहलाएगी उसकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक पर्सन है, अपनी अगली टाइप ऑफ लायबिलिटी में जाते हैं। एक पर्सन है, उसका एविल इंटेंट भी है, एक्ट भी हो रहा है, इंजरी भी हो रही है। एविल इंटेंट है लेकिन वो अकेले वो काम नहीं कर रहा है, वो उस एक्ट को अकेले नहीं कर रहा है, वो काम किसी के साथ मिलकर कर रहा है, विद अदर। एविल मेंस लिया है, विद अदर वो काम कर रहा है, तो वो इंसान अपने एक्ट के लिए तो लायबल है ही, प्लस वो अदर पर्सन जो उसके साथ वो एक्ट कर रहा है उसके एक्ट के लिए भी लायबल होगा, और उस टाइप की लायबिलिटी, वो टाइप की लायबिलिटी कहलाएगी ज्वाइंट लायबिलिटी। इसके एग्जांपल देख लेते थे, डैकोइटी। डैकोइटी 5 लोग मिलकर करते हैं तो डैकोइटी कहलाती है, और उसमें वो पांचों लोग ह्यूमन बीइंग है, उनका एविल इंटेंट है, उनके द्वारा एक्ट किया गया, इंजरी भी हो रही है, और एक सिंगल पर्सन की बात नहीं है, वो एक से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो हमारा सारे लोग लायबल ठहराएंगे थ्रू ज्वाइंट लायबिलिटी। जैसे अनलॉफुल असेंबली, कोई ऐसी असेंबली करना जो कानून के विरुद्ध हो, एक जगह इकट्ठा होना, तो वो भी सब क्या कहलाएगी? अनलॉफुल असेंबली भी हमारी ज्वाइंट लायबिलिटी कहलाएगी, उसमें हर पर्सन लायबल होगा बाय द मीन्स ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी। अब हमारी पांचवी लायबिलिटी की हम बात करते हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी क्या है? यहां पर एक पर्सन है और वो लायबल ठहराया जा रहा है, लेकिन उस पर्सन का ना कोई एविल इंटेंट है, ना उस पर्सन द्वारा एक्ट किया गया, और ना उस पर और इंजरी हो रही है। जैसे सेक्शन 154, 155, 166 के बारे में हम जानते हैं। सेक्शन 154 हमसे कह रहा है कि कोई एक लैंड है जिसके ऊपर अनलॉफुल असेंबली होती है, जिस लैंड पर अनलॉफुल असेंबली होती है, तो उस लैंड का जो ओनर होगा, उस लैंड का जो ओनर होगा वो लायबल ठहराया जाएगा, भले ही वो उस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट रहा हो या ना रहा हो। तो इस वो जो लायबिलिटी होगी वो उसकी होगी वाइकेरियस लायबिलिटी। सेक्शन 155, 156 रिलेटेड है राइट से,
किसी लैंड के ऊपर राइट होता है, कहीं एक तो लैंड है, उस लैंड का एक ओनर है, अगर उस ओनर के फायदे के लिए वो राइट हो रहा है तो सेक्शन 155 के तहत वो लैंड का ओनर वाइकेरियस लायबिलिटी में आएगा। सेक्शन 156 में उसी लैंड के लिए राइट हो रहा है, लेकिन ओनर के लिए नहीं, उस ओनर के एजेंट के बेनिफिट के लिए वो राइट हो रहा है, तो वो एजेंट भी लायबल ठहराएगा थ्रू वाइकेरियस लायबिलिटी। तो हमने एक एक करके यहाँ पर पांचों अपनी टाइप्स की लायबिलिटी पढ़ ली। ये इसलिए पढ़ी क्योंकि हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और हमने कहा था चारों एलिमेंट्स होंगे तो क्राइम होगा, लेकिन उसके 5 एक्सेप्शंस हैं हमारे सामने: वाइकेरियस लायबिलिटी, जॉइंट लायबिलिटी, स्प्लिट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी एंड इनकोहेरेंट लायबिलिटी। हमने वो पांचों टाइप्स ऑफ लायबिलिटी के बारे में जाना। वो इसलिए जाना कि अगर कोई एक भी एलिमेंट ऑफ क्राइम प्रेजेंट नहीं है तब भी अगर पर्सन लायबल ठहराया जा रहा है आईपीसी के प्रोविजंस द्वारा, तो वो हमारा इस टाइप्स की लायबिलिटीज में आएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर 8 में, जब हम आगे बढ़ेंगे। हम अपना चैप्टर 2 पढ़ेंगे आईपीसी का। अगर आपको हमारा लेक्चर 7 समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू।